हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है द मैन हू नो इन्फिनिटी। इस कहानी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की शुरुआत से और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है रामानुजन की और ये उस वक्त की कहानी है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। रामानुजन कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसे फिर भी मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी। वो मंदिर में जाकर मंदिर के फर्श और मैथमेटिक्स के सम सॉल्व किया करता, लेकिन उसे एक नौकरी की तलाश थी क्योंकि वो शादीशुदा है और उसे पैसे कमाने हैं। और इसी सिलसिले में वो एक आदमी के पास जाता है और अपने मैथमेटिक्स के रिसर्च उसे दिखाता है। ये एक अंग्रेज होते हैं। वो उसे बोलता है, हम तुम्हें इसका रिकमेंडेशन जरूर देंगे। रामानुजन बोलता है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास रिकमेंडेशन है, मुझे जॉब चाहिए। और वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से उसे निकाल देते हैं। रामानुजन बहुत ही गरीब है और उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और जिसके लिए उसे नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए उसे कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता। और यहाँ तक कि शादीशुदा होने के बाद भी उसकी गरीबी की वजह से, जगह न होने की वजह से अपने दोस्त के साथ सोना पड़ता है। अब रामानुजन अगले दिन एक जगह और जाता है और वो अपने मैथमेटिकल रिसर्च एक और आदमी को दिखाता है जिसका नाम होता है नारायणा। नारायणा उसके रिसर्च को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे सर फ्रांसिस के पास ले जाता है जिसके लिए वो काम करता है और वो उन्हें बोलता है कि ये हमारे न्यू क्लर्क हैं। सर फ्रांसिस रामानुजन की हालत को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है ये गलियों में रहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। लेकिन रामानुजन कहता है, मैं नंबर के साथ बहुत अच्छा हूँ, अभी मैं आपको एक कांच का टुकड़ा लग रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हीरा हूँ। और रामानुजन ऐसी बात इसलिए बोलता है क्योंकि उसे अपनी कैलकुलेशन, अपने मैथमेटिक्स पर, अपने आप पर बहुत विश्वास होता है। और इसके बाद रामानुजन को वो जॉब मिल जाती है। इसके बाद रामानुजन अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए एक घर किराए पर लेता है ताकि वो सब साथ में रह सकें। और उसकी माँ और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक ही बेड होता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं जमीन पर सो जाऊंगा, मैं इसका आदी हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। और इसके बाद रामानुजन काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद रामानुजन काम करता है, कैलकुलेशन करता है, तो वो अबकस का यूज नहीं करता। अबकस पुरानी तरह का एक कैलकुलेटर होता है। और जब मिस्टर नारायणा उससे पूछते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो कहता है, इससे ज्यादा फास्ट मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। इस बात से मिस्टर नारायण काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जब सर फ्रांसिस यहाँ पर आएंगे तो कम से कम इसे इस्तेमाल करने का बहाना कर लेना ताकि उन्हें लगे कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ टाइम काम करने के बाद रामानुजन के बॉस को पता चल जाता है कि ये एक माइलस्टोन है, ये बहुत ही टैलेंटेड है। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा काम आउट ऑफ इंडिया किसी से इंट्रोड्यूस करूंगा। और जब रामानुजन अपनी माँ और अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि शायद उसे विदेश जाने का मौका मिले, इस बात से उसकी पत्नी खुश होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण हैं और हम समुद्र पार नहीं कर सकते। इस बात से रामानुजन को डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन रामानुजन के साथ काम करने वाला नारायण उसे बोलता है कि तुम्हारा काम तुम्हारे साथ नहीं बढ़ना चाहिए, ये बेमिसाल है, तुम्हें इसे पब्लिश कराना चाहिए। और रामानुजन अपने काम की कुछ कॉपी G.H. हार्डली को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक फेमस मैथमेटिक्स हैं, उन्हें भेजता है। और G.H. हार्डली को रामानुजन का काम बहुत पसंद आता है, वो उसके काम में इंटरेस्ट लेते हैं। और G.H. हार्डली को रामानुजन का काम इतना पसंद आता है कि वो उसे इंग्लैंड बुला लेते हैं। और जब रामानुजन ये बात अपनी वाइफ और अपनी माँ को बताता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये हमें मना है, हम समुद्र पार नहीं कर सकते और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चे से कोई शादी नहीं करेगा और हमसे कोई बात नहीं करेगा। रामानुजन बोलता है कि मुझसे कोई बात ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे बात करना। फिर उसकी वाइफ बोलती है, तुम मुझसे वादा करो, वहाँ जाने के बाद मुझे जल्द से जल्द बुला लोगे। रामानुजन कहता है, ठीक है। और अब रामानुजन को अपने बाल, अपनी चोटी भी कटवानी है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि इसे काट दो। हालांकि आज ये बात बहुत आम है, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राह्मण अपने बाल, अपनी चोटी नहीं कटवा सकते थे, लेकिन रामानुजन ने अपनी पत्नी को बोला, इसे काट दो। और उसकी पत्नी ने उसके बालों को काट देती है। और उसके बाल देखने के बाद रामानुजन की माँ को बहुत दुख होता है क्योंकि एक ब्राह्मण के बाल कटना मतलब पूरे समाज में बदनामी होना। फिर भी उसकी माँ उसका साथ देती है। और जब रामानुजन इंग्लैंड जा रहा होता है तब उसकी माँ उससे कहती है, कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को मत भुलाना और अपने खाने को कभी भी अशुद्ध मत करना, यानी कि किसी भी तरह का कोई नॉनवेज मत खाना। और इसके बाद रामानुजन
अपनी पत्नी अपनी माँ से अलविदा कहता है। अब रामानुजन हिंदुस्तान के एक शहर मद्रास से इंग्लैंड के एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक पहुँच चुका है, जहाँ पर इस दुनिया का हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी G.H. हार्डली के रामानुजन को बुलाने के फैसले में उनके साथ का कोई भी लेक्चरर प्रोफेसर उनके साथ नहीं होता। वो सब ये सोचते हैं कि ये झूठ बोलता है, क्योंकि उसने जो भी डिटेल्स भेजी हैं, जो भी उसने फॉर्मूला सॉल्व करके भेजे हैं, और उनका रामानुजन के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। रामानुजन G.H. हार्डली से मिलता है और वो उससे बोलता है कि कल सुबह 10 बजे हम मिलेंगे ताकि हम आगे काम कर सकें। अगले दिन रामानुजन G.H. हार्डली के रूम में जाता है और आज उसने शूज नहीं पहने होते, आज उसने चप्पल पहनी होती हैं, क्योंकि उससे शूज पहनने की आदत नहीं होती। यहाँ पर लिटिल हुड भी आता है। लिटिल हुड G.H. हार्डली के साथ काम करता है। अब G.H. हार्डली रामानुजन को बोलता है कि तुम्हें कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी थ्योरी है उसको तुम्हें प्रूव करना होगा ताकि इस काम को दुनिया तक पहुँचा सके और आसान भाषा में ये सबको समझाया जा सके। रामानुजन को दरअसल ये अभी तक बहुत ग्रांटेड, बहुत कैजुअल होते हैं। रामानुजन उनको बताता है कि लेटर में मैंने लिखा था जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो मेरे काम का एक सैंपल है, मेरे पास इससे भी ज्यादा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उन्हें एक नोटबुक देता है जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी थ्योरीज लिखी होती हैं। और जब G.H. हार्डली और लिटिल हुड उनको देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तभी रामानुजन एक और नोटबुक निकालता है और वो कहता है कि मेरे पास एक और है, और ये सारे के सारे रामानुजन के खुद के डिस्कवरीज होती हैं। अगले दिन रामानुजन एक क्लास में जाता है और वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिकल थ्योरम लिखी होती है, और जो लेक्चरर होता है और वो रामानुजन को बोलता है क्या तुम समझते हो? वो बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। लेक्चरर बोलता है लेकिन तुम्हें कोई नोट्स नहीं लिए? अगर तुम समझते हो तो तुम इसको करके दिखाओ। और रामानुजन कुछ ही पलों में उस थ्योरम को सॉल्व कर देता है। लेक्चरर पूछता है तुमने कैसे किया, जबकि मैंने थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट ही नहीं किया था, तुमने कैसे पता? रामानुजन बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने कर दिया। इसके बाद लेक्चरर क्लास को खत्म कर देता है और रामानुजन से कहता है दोबारा से ये सब मेरी क्लास में ये मत करना और निकल जाओ मेरी क्लास से। और वो रामानुजन को वहाँ से निकाल देता है। जहाँ रामानुजन को इस काम के लिए एप्रिशिएशन मिलना चाहिए था, वहीं उसे इंसल्ट की जाती है और इस भेदभाव से रामानुजन को बहुत दुख होता है। और जब रामानुजन G.H. हार्डली के पास जाता है तो G.H. हार्डली उससे पूछते हैं कि तुम्हें उस थ्योरम का जवाब कैसे पता चला जो लेक्चरर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी? रामानुजन बोलता है वो अपने आप मेरे दिमाग में आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। रामानुजन बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि हम प्रूफ ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे पास फॉर्मूलाज हैं। G.H. हार्डली बोलते हैं मैं तुम्हारे सारे काम को देख सकता हूँ, मुझे उसके वैल्यू पता है, लेकिन उसे समझाने के लिए, समझने के लिए हमें प्रूफ की जरूरत होगी। इसके बाद G.H. हार्डली उसे बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर न्यूटन की एक किताब होती है। वो उसे समझाते हैं कि न्यूटन की किताब हमारे मार्गदर्शन कराती है, क्योंकि इस किताब में लिखी हुई हर चीज का प्रूफ है, डिटेल में है, जबकि हमारे किताबों का कोई डिटेल नहीं है और प्रूफ नहीं है। और जो भी तुम्हें डिस्कवरीज की हैं, हमें इसका प्रूफ चाहिए, इसकी डिटेल्स चाहिए, और अगर तुमने उनकी डिटेल्स लिख ली तो मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारी किताबें भी इसी जगह रखी जाएंगी। दरअसल प्रूफ का मतलब ये होता है जैसे रामानुजन ने कोई थ्योरम को सुलझाया तो उसे हर एक चीज का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये जो उसने किया है वो उसने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे क्या रीजन है, और ये सारी रीजनिंग बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी रामानुजन के काम को दुनिया को मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि रामानुजन को उन सब को कर सकता है जो उसने किया है, लेकिन दूसरे उसको तभी करेंगे जब हर एक चीज का प्रॉपर प्रूफ होगा। और G.H. हार्डली की बात रामानुजन के समझ में आ जाती है और इसके बाद वो अपने काम में जुट जाता है और वो उस थ्योरम के प्रूफ भी लेकर आता है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होती हैं। मिस्टर हार्डली उसकी हेल्प करते हैं, जिसके बाद रामानुजन की पहली मैथमेटिकल डिस्कवरी पब्लिश होती है और उसके बाद फोटो उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आता है और ये बात इंडिया तक पहुंच जाती है, जिससे रामानुजन की माँ और पत्नी बहुत खुशी होती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी इंग्लैंड में जंग शुरू हो जाती है और रामानुजन जानकी को एक लेटर भेजता है और उसमें बताता है कि इंग्लैंड में जंग शुरू हो गई है, ऐसे में उसका आना ठीक नहीं होगा। जानकी ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी, पर इस बात की सूचना देने के लिए रामानुजन को वो लेटर लिखती है जो उस तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि उनकी माँ उसे छिपा लेती है, क्योंकि रामानुजन की माँ को लगता है कि जो जानकी वहाँ चली गई, यानी कि रामानुजन की पत्नी जो रामानुजन
रामानुजन कभी वापस नहीं आएगा। अब इंग्लैंड में जंग के वजह से लिटिल हुड भी जंग में शामिल होना चाहता है, जो जीएच हार्डली के साथ काम करता है। और लिटिल हुड रामानुजन को काफी पसंद करता है क्योंकि वो उसके क्षमता जानता है। जाने से पहले वो एक लेटर जीएच हार्डली को लिखता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास रामानुजन है, ये किसी मिराकल से कम नहीं। हमें उसे जैकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैकोबी अपने वक्त की बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी। लिटिल हुड बोलता है कि हमें उसे जैकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए। और अब रामानुजन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए और जो भी उसका काम है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और जीएच हार्डली भी रामानुजन के हर तरह से मदद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो माइलस्टोन है और ये मैथमेटिक्स के सारे हदों को पार कर सकता है। लेकिन जंग के माहौल में रामानुजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। उसे लोकल पुलिस द्वारा मारा भी जाता है, लेकिन रामानुजन फिर भी इस माहौल में अपने काम को करता है। धीरे धीरे रामानुजन की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और जब वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन रामानुजन ये बात जीएच हार्डली को नहीं बताता। साथ ही साथ जीएच हार्डली ने रामानुजन के लिए रॉयल सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए जो अपील की थी वो भी खारिज हो जाती है। रामानुजन चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुका है। उसकी तबीयत खराब है, उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है, उसकी पत्नी का उस कोई संपर्क नहीं है। इन सब बातों से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के आगे कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन के नीचे आता, ट्रेन का कंडक्टर उसे देख लेता है और वो ट्रेन को रोक देता है। इसके बाद रामानुजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर जीएच हार्डली भी आते हैं। और अब जीएच हार्डली को पता चल चुका होता है कि रामानुजन को ट्यूबरकुलोसिस है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर जीएच हार्डली को बताते हैं कि रामानुजन को कोई बचा सकता है तो वो है प्रे, और उसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं जीएच हार्डली को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि रामानुजन की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें चल रही हैं। वो उसे कहता है तुम्हें मुझे पहले बताया होता तो शायद मैं तुम्हारे कुछ मदद कर पाता। रामानुजन को वो ये भी बोलते हैं कि मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं था, मेरी जिंदगी सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद रामानुजन जीएच हार्डली को बोलते हैं कि आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? वो कहते हैं हाँ। रामानुजन कहता है मेरे ईश्वर नामागिरी वो मेरे से बात करते हैं। जब मैं सोता हूँ, जागता हूँ, जब मैं प्रे करता हूँ, सारे फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में डाल देते हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जीएच हार्डली बोलते हैं मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता, मैं ऐसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करता जिसे मैं प्रूफ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। रामानुजन उन्हें थैंक्स बोलता है। मैं जल्द से जल्द उस काम को खत्म करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किया है और उसके बाद मैं अपने देश, अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आप मुझसे वादा करिए, चाहे मैं कहीं भी मरूं, आप मुझे वापस मुझे मेरे घर लेके जाएंगे। जीएच हार्डली बोलते हैं तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो। रामानुजन इतना बीमार है, कमजोर है, फिर भी वो पेशेंस, थ्योरीज और नंबर्स रूप पर काम करता है और वो अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। और उसका काम देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े लेक्चरर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रामानुजन का काम बेमिसाल होता है और किसी को भी यकीन भी नहीं था कि वो इस काम को पूरा कर सकता है। अब जीएच हार्डली एक बार फिर से चाहते हैं कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिले और इस बार उसे फेलोशिप मिल जाती है। हालांकि कई लोग अभी भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि रामानुजन को ये फेलोशिप मिले क्योंकि वो एक इंडियन है, लेकिन जीएच हार्डली के प्रयासों से उसे ये सम्मान मिलता है जो कि उसके लिए अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। और इसके लिए रामानुजन को वहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है और सम्मान उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े धीरज होते हैं। और इसके बाद रामानुजन जीएच हार्डली को अलविदा कहता है क्योंकि वो अपने देश जाना चाहता है। जीएच हार्डली को इस बात का बहुत दुख होता है कि क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो जाए, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ काम करे, लेकिन उसे अपने परिवार के पास जाना है। इसलिए रामानुजन अपने देश इंडिया वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वो बीमारी से नहीं जीत पाता और 1 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। और रामानुजन की मौत की खबर जीएच हार्डली को मिलती है और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण दोस्त खो दिया था क्योंकि वो रामानुजन के काम की ओरिजिनलिटी से बहुत ही प्रभावित थे। लेकिन अब रामानुजन इस दुनिया में नहीं रहा। मात्र 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उसने जो मैथमेटिक्स की दुनिया में जो काम किया उसी रहते दुनिया तक याद किया जाएगा। सन 1920 में रामानुजन
रामानुजन की डेथ हुई और सन 1976 में उनकी एक खोई हुई नोटबुक मिली जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर्मूलाज थे और आज उन फॉर्मूलाज का यूज ब्लैक होल के बिहेवियर को समझाने में किया जाता है। ये फॉर्मूलाज उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी साल में बनाए थे। रामानुजन और G.H. हार्टली ने 5 सालों तक एक साथ काम किया और जो इन्होंने काम किया उसे जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामानुजन को विधोवन से भी कंपेयर किया जाता है। तो ये थी कहानी रामानुजन की। और हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वापस मिलते हैं अगली वीडियो में।